बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं और इनके कितने टाइप्स होते हैं, सबसे पहली चीज। देन इसके बाद अपन बढ़िया से कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में और ये होता क्या ये जानेंगे। इसके बाद में आपको फ्रिक्शन और टेंशन फोर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे एक दूसरे को फाइट मारते हैं, ये दोनों के बारे में अपन जानेंगे। और फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे एंगल ऑफ रिपोज के साथ। तो इस वीडियो और सारे कॉन्सेप्ट्स को सही से समझने के लिए इस वीडियो को देखते रहो एंड तक। तो सपोज अपने पास एक ब्लॉक है जो इस तरीके से जमीन पे रखा हुआ है, ठीक है। अब आप देख सकते हो अगर मैं इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स F लगाऊं इस प्रकार से, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स आने लग जाएगा। बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स जहां जरूरत वहां लगेगा, जितना जरूरत उतना लगेगा और औकात से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर हम इस फोर्स को लगाते हैं तो अपन देख पाएंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन आएगा, राइट, जो इस ब्लॉक को चलने से रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा अपन देख सकते हैं इसका जो वेट होगा वो mg नीचे लग रहा होगा और इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इस तरीके से ऊपर लग जाएगी। तो इस ब्लॉक का मैंने FBD बेसिकली इसी में घिचिर पिचिर कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने पे अपन को ये चीज दिखेगी कि ये ब्लॉक इस जमीन के कॉन्टैक्ट में है, राइट। तो अपन बोलेंगे इस जमीन से जो कॉन्टैक्ट के थ्रू जो भी फोर्सेस आई हैं उनको अपन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो बोलने का सेंस ये है, आप ये सोचो इस जमीन पे जब ये ब्लॉक रखा है तो इस जमीन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जिसे अपन N बोलते हैं, राइट। तो ये एक कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट है विच इज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, राइट। इसी के अलावा आप देखोगे इसमें जो फ्रिक्शन डेवलप होगा जो इस ब्लॉक को रोकना चाहेगा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस सरफेस के पैरेलल है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ये पैरेलल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। तो बेसिकली कांटेक्ट फोर्स कौन सी होती है? जो भी कांटेक्ट होने पे फोर्सेस आती है उनको अपन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को अपन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं और फ्रिक्शन को अपन पैरेलल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो इसी के साथ अगर कभी भी अपन से नेट कांटेक्ट फोर्स ऑन अ बॉडी पूछे तो आप क्या करोगे? आप इस नॉर्मल रिएक्शन का और इस फ्रिक्शन फोर्स का, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स निकाल के बता दोगे तो वो अपनी नेट कांटेक्ट फोर्स ऑन द बॉडी हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में सीखते हैं। देन इसके बाद मूव ऑन करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताने के लिए अपन ने अभी जो नेट कांटेक्ट फोर्स ऑन अ बॉडी सीखा उसकी जरूरत लगेगी। तो इसको डिफाइन इस तरीके से किया गया है, जो भी नेट कांटेक्ट फोर्स एंगल बनाता है नॉर्मल रिएक्शन के साथ, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन को ऐसे सोचूं तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो सी वेक्टर होगा, राइट। और अपन ने क्या बोला, कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो भी एंगल होगा ये वाला, इसको अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि कई सारी बुक्स में कई सारे ऑथर्स लोग जो होते हैं या कई सारे टीचर्स लोग जो होते हैं वो इसको अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन से अपन को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बस आप ध्यान रखना, जो भी टोटल कांटेक्ट फोर्स होगी ये वाली और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इनके बीच के एंगल को अपन फाई बोलते हैं। अब आप देखो अपन ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, राइट। तो अगर मैं बोलूँ ये F है तो ये भी तो F ही होगा, और अगर मैं बोलूँ ये N है तो ये भी तो N वेक्टर ही होगा, राइट। तो अगर ये वाली साइड को मैं F लिख दूं तो अपन को कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा कि अगर ये F हो जाएगा तो अपन ये बोल सकते हैं जब भी हमें एंगल की जरूरत होती है तो अपन याद करते हैं tan थीटा। तो यहाँ पे tan फाई को अगर मैं लिखूं तो अपन लिख सकते हैं tan फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में हो जाएगा फ्रिक्शन और बेस में हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां से अपन देख सकते हैं इसका एक रेंज निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो खुद भी एक रेंज में होता है। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो 0 से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक लग सकता है। 0 कब लगेगा? अगर जरूरत नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तब फ्रिक्शन 0 लगेगा। और जब भी उस पर ऐसा फोर्स लगे कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाए वो फोर्स, तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाता है और उस मैक्सिमम लिमिट को अपन म्यू एन से बताते हैं, राइट। तो अपन बोल सकते हैं जो भी फ्रिक्शन फोर्स है वो लेस देन और इक्वल टू म्यू एन हो सकता है एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ये फ्रिक्शन की रेंज है। तो उसको अगर यहाँ पे रखेंगे तो हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन की भी एक रेंज मिलती है। तो यहाँ पे अपन फाई को सोच सकते हैं tan इनवर्स फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। तो अब मैं सोचता हूं अगर मुझे इस फाई की, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं फ्रिक्शन की वैल्यू को 0 मान लूं। तो अगर यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो tan इनवर्स ये 0 बन जाएगा और tan इनवर्स 0 होता है। तो फाई की जो मिनिमम वैल्यू निकल के आती है वो अपनी आ जाती है 0 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू को म्यू एन रख दूंगा जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो अपन को फाई की मैक्सिमम वैल्यू सोचो क्या मिलेगी, यहाँ पे आप रख दोगे म्यू एन तो वो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा म्यू।
तो फाई आएगा tan इनवर्स म्यू। तो फाई की मैक्सिमम वैल्यू अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स म्यू। तो इस तरीके से अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कभी भी निकालने बोलेगा तो वो इस रेंज में आएगा, 0 से लेके tan इनवर्स म्यू के बीच में ये वैल्यू ले सकता है। चलो अब आपको मैं दिखाता हूं बढ़िया सा फ्रिक्शन और टेंशन फोर्स के बीच में क्या लड़ाई चलती रहती है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चन से अपन सीखते हैं। तो यार इस सवाल में अपन से बोला है कि अपने पास एक ब्लॉक है जिसपे एक फोर्स F लग रही है और ये समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। शुरू में 0 थी और समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। देन अपन को बोला है इस ब्लॉक पे जो भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी और जो भी इस पे यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा उनके बारे में हमको बताना है कि उनका वेरिएशन किस तरीके से होगा, क्या वैल्यूज वो लेंगी। तो चलो देखते हैं इस सवाल को कैसे एनालाइज करते हैं। तो यार यहाँ अपन सोच सकते हैं जैसे ये फोर्स लगेगी, F फोर्स जो लगेगी, तो इसकी वजह से नीचे से फ्रिक्शन आएगा जो इसको चलने से रोकना चाहेगा। तो अपन बोलते हैं कुछ F लगेगी, राइट। अच्छा, सबसे पहले इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन ही आएगा। जैसे जैसे अपन इस फोर्स को बढ़ाते जाएंगे ना तो ये फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा और ये फ्रिक्शन यहाँ फाइट करता रहेगा इस वाली फोर्स को अपोज करने के लिए। कब तक अपोज करता रहेगा? जब तक उसकी मैक्सिमम वैल्यू ना रीच हो जाए। बोलने का मतलब ये, जब ये फोर्स इसके मैक्सिमम वैल्यू तक हो जाएगी तब तक फ्रिक्शन इसको रोक के रखेगा, तब तक टेंशन रस्सी में 0 रहेगी। रस्सी का टेंशन तब तक नहीं चेंज होगा, तब तक 0 ही रह जाएगा जब तक ये फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर ना हो जाए। तो अगर अपन सोचते हैं यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ इस फ्रिक्शन की जो मैक्स वैल्यू है वो कितनी होगी? दैट विल बी म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप सीधा सीधा सोच सकते हो, नीचे लगेगी mg, ऊपर लग जाएगी नॉर्मल रिएक्शन, तो n की वैल्यू सीधा सीधा mg हो जाएगी। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अपन लिख सकते हैं म्यू mg। तो यार यहाँ पे अपन सोच सकते हैं जैसे जैसे ये जो फोर्स की वैल्यू है ये 0 से लेके म्यू mg ना हो जाए, जब तक ये फोर्स की वैल्यू 0 से लेके म्यू mg नहीं हो जाता तब तक इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन ही लगता रहेगा और टेंशन 0 रहेगा। फ्रिक्शन अपनी फोर्स लगा के F को बैलेंस आउट कर देगा क्योंकि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, राइट। देन इसके बाद जब फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट नहीं है कि इस ब्लॉक को रोक सके, तब ये टेंशन को बुलाएगा कि भाई मेरी मदद कर इस फोर्स को बैलेंस आउट करने के लिए। तो तब यहाँ पे टेंशन फोर्स आ जाएगा और इस फोर्स को बैलेंस आउट करेगा। बोले तो जब इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन सफिशिएंटली इस फोर्स को रोक नहीं पाएगा या फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम पहुंच जाएगी, तब वो टेंशन को भी बुला लेगा और ये दोनों मिलके इसको अपोज कर रहे होंगे, इस ब्लॉक को स्टेशनरी रख रहे होंगे। और ये तब तक हो सकता है जब तक इस रस्सी की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, एक मैक्सिमम वैल्यू जब तक ये रस्सी झेल पाएगी, वहां तक जब तक ये फोर्स नहीं चला जाता तब तक ये ब्लॉक स्टेशनरी ही रह जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फ्रिक्शन और टेंशन के बीच में दोस्ती यारी चलती रहती है। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट को आपने बढ़िया से समझा होगा। तो चलो मूव ऑन करते हैं एंगल ऑफ रिपोज की तरफ। तो यार इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट अपन करके देखते हैं। सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है और ये एक ऐसे करके एक प्लेन किसी चीज पे रखा हुआ है, राइट, इस तरीके से। अब अपन क्या बोल रहे हैं, अगर मैं धीरे धीरे इसको टिल्ट करूं, जिस एंगल पे चलने लग जाएगा वो एंगल अपना एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। तो एंगल ऑफ रिपोज की परिभाषा क्या हो जाएगी? वो मिनिमम एंगल जिसपे बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे स्लिप करने लग जाए, मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाए और बॉडी स्लिप करने लग जाए, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज को निकालते कैसे ये फटाफट देखते हैं और इसके बाद इसका कंक्लूजन भी आपको बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये आपको बताऊंगा किस तरीके से जो म्यू होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, उसको निकाला जाता है किन्हीं दो सरफेसेस के लिए। तो यार एंगल ऑफ रिपोज को निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया, वेज ले लिया, जिसका एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा क्योंकि इसी एंगल पे ये बॉडी जो है वो स्लिप करना स्टार्ट कर दी। मैं बोल रहा हूँ इस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कुछ म्यू है और अपन जानना चाहते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज को कैसे निकाला जा सकता है। तो इसके लिए मैं इस ब्लॉक की एफबीडी बना लेता हूं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इस ब्लॉक का अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अपन बोल सकते हैं mg sin थीटा आएगा, राइट। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन mg cos थीटा आ जाएगा और यहां से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी ऊपर। और क्योंकि ये नीचे आने की टेंडेंसी रखता है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स है जो है वो पीछे की तरफ लग जाएगी F। अब अपन बोल रहे हैं जब ब्लॉक जस्ट खिसकने लग जाए, जस्ट स्लिप मार के चलने लग जाए, तब होता है एंगल ऑफ रिपोज, राइट। तो अपन बोल रहे हैं जब ये चलने लग जाएगा तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगी, फ्रिक्शन उसको रोक ही नहीं पाएगा। तो फ्रिक्शन जो होगा अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अपन म्यू एन से जानते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि एफ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी तो आप बोलोगे क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में, बोले तो इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में, इस डायरेक्शन में तो चल ही नहीं पा रहा है, वो तो सिर्फ इधर ही चल रहा है। तो वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होने की वजह से आप बोल सकते हो इस नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर हो जाएगी और उस नॉर्मल की वैल्यू को यहां पुट अप कर दोगे तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी।
देन इसके बाद जैसा अपन बोल रहे हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है जस्ट यहाँ पे चलना स्टार्ट कर देता है, तो अपन बोल सकते हैं mg sin थीटा जस्ट इसके म्यू एन से थोड़ा सा बड़ा या ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, तब ये चलने लग जाता है। तो एंगल ऑफ रिपोज निकालने के लिए अपन इस डायरेक्शन में खेल लेते हैं, राइट। तो अपन लिख सकते हैं mg sin थीटा जब जस्ट इक्वल टू म्यू एन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाए, जिसकी वैल्यू अपन म्यू mg cos थीटा लिखे हैं, तब ये ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो यहां से अपन बोल सकते हैं mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। तो यहां से अगर अपन ऐसा करें इस cos थीटा को यहाँ नीचे फेंक दें और mg से mg तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन को मिलेगा tan थीटा इक्वल टू म्यू, तो यहां से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स म्यू। तो यहां से आप सोच सकते हो जो एंगल ऑफ रिपोज है वो अपना tan इनवर्स म्यू के ही बराबर आता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, आप ये सोचो कि इस म्यू की वैल्यू को निकालते कैसे हैं। तो जिन भी दो सरफेसेस, दो मटेरियल की सरफेसेस के बीच में अपन को म्यू निकालना होता है, उन दो सरफेसेस का अपन एक प्लेन और एक ब्लॉक बना लेते हैं। फिर अपन जब उसको टिल्ट करते हैं ब्लॉक को, तो जिस एंगल पे खिसकने लग जाएगा तो वहां से अपन को एंगल ऑफ रिपोज मिल जाएगा जिसकी वैल्यू म्यू के बराबर होगी। तो यहां से अपन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल पाते हैं दो डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में। एक और मजेदार बात आप नोटिस कर सकते हो कि इस एक्सप्रेशन में देखो m से m कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब यहाँ पे मास के इंडिपेंडेंट ये टर्म निकल के आती है। इस कैलकुलेशन के दौरान मास का कोई रोल प्ले नहीं होता है। तो जिन भी दो सरफेसेस के बीच में आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना चाहते हो, वहां पे आप नोट करोगे कि जो ब्लॉक आप लोगे उसका मास कितना ही हो फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है दो सरफेसेस के बीच में इस मेथड से। तो यही एक्चुअली प्रैक्टिकल मेथड होती है जिससे हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को पता लगा पाते हैं दो सरफेसेस के बीच में। तो आई होप इस वीडियो से आपको बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हुए होंगे, और इसी के साथ अपन इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करते रहो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करो और इस चैनल को सपोर्ट करो ग्रो करने में। तो दोबारा अपन मिलेंगे जल्दी नए वीडियो के साथ और बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स को जानेंगे, सीखेंगे। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब लोग खुश रहो एंड बाय बाय।